नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी SSC लेखपाल का जो सिलेबस है वह जारी हो चुका है और इस सिलेबस के अनुसार आपके परीक्षा में कुल गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपके अंकगणित एवं सांख्यिकी से संख्या पद्धति, प्रसन्नता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक आएंगे। उसी प्रकार से बीजगणित में लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। और बात करते हैं रेखागणित के। रेखागणित से आपके त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से प्रश्न आएंगे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप सभी पूरे प्रश्न देखिए और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग, एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर 1080 में बेची। उसे वह कितनी कीमत में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई वस्तु जो है कंप्लीट वह 100% होती है। यहाँ पे उसने 10% की हानि पे बेचा, अर्थात उसने उस वस्तु को कितने बेचा, 90% में, और उसकी जो है वैल्यू जो है वह 1080 रुपये उसकी वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% वैल्यू निकालने के हम लोग 1080/90, यह 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 9 108। तो 1% जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वह 12 प्राप्त हुई है। तो उस वस्तु की जो कीमत हो जाएगी, तो वस्तु जो है वह 100% होती है, तो इसलिए हम 100% निकालेंगे। 100%, तो 100% जो वैल्यू आ जाएगी वह आपकी 12 × 100 अर्थात 1200 रुपये। तो वस्तु की जो कीमत आई, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वह 1200 रुपये। इसमें पूछ रहा है कि वह 10% का लाभ पर बेचे, अर्थात 10% लाभ लेगा तो वस्तु की जो कीमत हो जाएगी वह 110% हो जाएगी। तो हम लोग 110% निकालेंगे। तो 12 × 110%, 12 का नम 12, 12 का नम 12, 12 1 13, तो 1320 रुपये जो है, 1320 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उससे 10% का लाभ होगा। प्रश्न को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई वस्तु जो है कंप्लीट वह 100% होती है। यहाँ पे वह 10% खान बेचा, अर्थात उसने जो है वस्तु के 90% बेचा और उसकी जो पैसे में जो वैल्यू है वह 1080 रुपये है। तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 1% जो वैल्यू हमें निकल कर आएगी वह 12 रुपये आएगी। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी रही है तो उसको हम लोग 100% निकालेंगे। तो 12 × 100 बराबर 1200 हो जाएगी। और उसने 10% लाभ पर बेचने की कोशिश की है, वह बेचेगा तो वह टोटल 110% निकाला जाएगा, तो यह 1320 रुपये आ जाएगा। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है वह आपको बताना है। 4 रुपये है, 5 रुपये, 6.25 रुपये या 6.5 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग जो पैसा दिया है उसको हम लोग देखेंगे। उसका हम लोग जो परसेंट दिया, जिसकी जितनी कमी हुई है उसका उतना परसेंट निकालेंगे। तो 100 रुपये का 20% जो होता है, एकदम बेसिक हम लोग देखते हैं, तो वह आपका 20 रुपये हो जाएगा। और यही घटा हुआ मूल्य है और इसी मूल्य में जो है, इसी रुपये में जो है वह 4 किलोग्राम नमक और अधिक खरीदता है। तो यहाँ से हम लोग 1 किलो नमक की कीमत निकाल लेंगे, जिसे हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5 रुपये। 5 रुपये प्रति किलोग्राम नमक की वर्तमान की कीमत है, यह जो घटा हुआ मूल्य है। हम लोग इससे यह भी जान सकते हैं कि वह कितने किलो खरीदता था प्रारंभ में और इस टाइम कितना खरीद रहा है। अगर आज कीमत 5 रुपये पर किलोग्राम है और टोटल उसके पास 100 रुपये हैं,
तो वह कितना खरीद रहा था नमक, तो वह 20 किलोग्राम आज खरीद रहा है नमक। और पहले से 4 किलो ज़्यादा अर्थात पहले वह 16 किलो खरीदता था। तो अगर कुल रुपए उसके पास 100 रुपये हैं और वह 16 किलो खरीदता था, तो एक किलो नमक की जो कीमत हो जाएगी वह यहाँ 4 से कैंसिल करेंगे हम लोग, ये आपका 25 आ जाएगा और इसे कैंसिल करेंगे 6.25। तो आरंभिक जो कीमत थी वह 6.25 रुपये थे और आज वर्तमान में जो कीमत है वह 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसका जो दूसरा ऑप्शन सही है। अगर प्रश्न में आपके यह पूछे पहले कितने किलोग्राम खरीदा जाता था, तो पहले जो है वह 16 किलोग्राम खरीदा जाता था और आज जो है वह 20 किलो खरीदा जा रहा है नमक। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था वह आपको बताना है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें वर्तमान मूल्य पूछा था, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 320 रुपये दिया है, तो 320 रुपये का 20%, जैसा कि आप लोग जानते हैं 20% जो फ्रैक्शन होती है वह 1/5 होती है। तो 320 का 20% हम निकालेंगे 1/5, तो यह आपका 64 रुपये आ जाएगा। और इसी रुपए में वह 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो हम लोग यहाँ से 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य पता कर लेंगे। तो यह 5 से कैंसिल करेंगे, तो यह 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 8 40। तो यह आपका 1208 रुपये यह वर्तमान मूल्य में पता चला। तो हम लोग यहाँ से कितने किलोग्राम गेहूं खरीदा जा रहा है वह हम लोग पता कर सकते हैं। तो 320 रुपये हमारे पास यह आपका पूरा रुपये है और 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हम 12.8 रुपये है। तो यहाँ पे दशमलव ये यहाँ चला जाएगा, 16 से हम लोग काटेंगे तो यह 16 8 और 16 दूनी 32। फिर इसके बाद 8 से कैंसिल करेंगे तो यह 25 किलोग्राम। वर्तमान में 25 किलोग्राम गेहूं खरीदा जा रहा है और यहाँ से बताया प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम अधिक खरीदा जा रहा है, अर्थात पहले जो है वह 20 किलो खरीदा जा रहा था। तो आपके पास रुपये जो हैं वह 320 रुपये हैं और 20 किलो खरीदना है, तो यह आपका जो प्राइस पता चलेगा वह 16 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं का आरंभिक मूल्य था। वर्तमान में इसका जो मूल्य है वह 12.8 रुपये है। पहले 20 किलो खरीदा जा रहा था और वर्तमान में जो है कुल 25 किलो खरीदा जा रहा है। प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप लोग इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है और वह 36 रुपये बचत करती है, तो उसकी कुल आय कितनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ कंप्लीट जो है वह 100% होती है। यहाँ पे 20% जो है वह किराए पर खर्च करती है। उसके बाद जो बचा है उसका 70%, अर्थात जो बचा है तो वह आपका 100 में से 20 जाएगा तो 80 का 70% जो होगा वह 56% हो जाएगा। वह अपने घरेलू मद पे खर्च करती है और बाद में जो है 36 रुपये बचत करती है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। 100 में से 20 + 56 यह आपका 76 हो जाएगा और यह 24% आ जाएगा। यह जो 24% है यह कुल 3600 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12 से कैंसिल करेंगे हम लोग, 12 दूनी 24 और 12 3 36। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वह आपका 150 आ जाएगी। तो कुल 100% जो वैल्यू है वह आपका 15,000 रुपये आ जाएगी। नीलम की जो कुल आय होगी वह 15,000 रुपये होगी। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। सबसे पहले हम लोग वह अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है और जो शेष बचता है उसका 70% वह घरेलू मद पर खर्च करती है। तो इसका जो 56% आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा देंगे हम लोग, तो यह 24% के बराबर जो है 3600 रुपये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 1% वैल्यू निकाल कर 100% कर देंगे, तो 100% निकल के जो है वह 15,000 रुपये आएगा। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। आपको बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। 745, 1460,
1490 या 1500। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर चीज़ कंप्लीट वह 100% होती है। एक उम्मीदवार जो है 40% वोट पाता है, अर्थात दूसरा जो पाएगा वह 60% पाएगा। और इन दोनों जो अंतर है वह 298 मतों के बराबर है। तो यह 60% माइनस 40% बराबर जो है वह 298 के बराबर है। तो यहाँ से हमें चाहिए 100%, तो यह 298 है। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा कर दें तो यह भी इधर 100% हो जाएगा। जो कुल मतों की जो संख्या है वो हमें पता चल जाएगी। 8 पचे 40, 9 पचे 45, 4 49 और 5 दूनी 10, 4 14। तो कुल मतों की जो संख्या आ जाएगी वह 1490 वोट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया है एक जो उम्मीदवार है उसे 40% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। तो अगर एक 40 पाता दूसरा अपने आप वो 60% पाया जाएगा। इन दोनों का हम लोग अंतर निकाल लेंगे और यह अंतर 20% आता है और यह परसेंट में 20% है और जो वैल्यू है वह 298 के बराबर है। तो हमें 100% करना है, तो 100% के लिए हम 5 इधर से गुणा कर देंगे और इधर 5 से हम कर देंगे तो दोनों जो है बराबर हो जाएगा। तो यह 100% बराबर आपका 1490 हो जाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पीटर एक मेज को 450 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज 600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? 30%, 25%, 28% या 24%? जिनको आंसर आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं इसका। मेज जो खरीदता है वह 450 रुपये में और परिवहन पर वह 30 रुपये खर्च करता है, अर्थात उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वह 480 रुपये हो जाएगी। और उसे बेचता कितने में? सेलिंग प्राइस जो है वह आपका 600 रुपये है। और उसे लाभ कितने का हुआ है? उसे जो लाभ हुआ है वह 120 रुपये का हुआ है। तो लाभ 120 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपका 480 रुपये है। तो लाभ परसेंट जो होगा वह 120/480 गुणे 100। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, जो 12 चौक 48 और 25 चौक 100। तो ये आपका 25% जो है वह लाभ होगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो 450 + 30 480 उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस उसका 600 रुपये है। तो यहाँ से हम लोग उसका अंतर निकाल कर जो है यह पता कर लेंगे रुपये में कितना उसे प्रॉफिट हुआ है। तो उसे 120 रुपये में प्रॉफिट हुआ है। तो उसको जो परसेंट निकालेंगे तो 120/480 गुणे 100 तो बराबर हमें प्राप्त होगा वो 25% का उसे लाभ प्राप्त होगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? परसेंट में आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग 20 लीटर मिश्रण का 20% निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है वह 1/5 होती है। तो यह आपका 4 आ जाएगा। तो हम लोग 20 को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अल्कोहल की जो मात्रा है वह 4 लीटर हो जाएगी और पानी की मात्रा वह 16 लीटर हो जाएगी। प्रश्न में अब कह रहा है कि 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाएगा तो पानी जो मात्रा हो जाएगी वह 20 लीटर हो जाएगी। तो यह यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा पूछी जा रही है, तो मिश्रण की जो कुल मात्रा हो जाएगी वह 24 लीटर हो जाएगी। 20 या 4 या 24 लीटर पूरे जो है मिश्रण की मात्रा हो जाएगी। तो अल्कोहल की मात्रा जो हम लोग निकालेंगे तो 4/24 गुणे 100। तो यहाँ पे 4 छक्का 24 और फिर यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, ये 50 आ जाएगा बटे 3। तो ये 16 सही 2/3% जो है वह अल्कोहल की मात्रा होगी पूरे मिश्रण में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तो एक बार हम लोग फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। तो यहाँ पे 4 लीटर जो है अल्कोहल हो जाएगा और 16 लीटर पानी हो जाएगा। प्रश्न फिर कह रहा है कि 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए तो टोटल पानी जो मात्रा हो जाएगी वह 20 लीटर हो जाएगी और मिश्रण की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 24 लीटर हो जाएगा। तो जो हम लोग अल्कोहल का परसेंट निकालेंगे अल्कोहल का वो आपका 4/24 गुणे 100 कर देंगे तो ये आपका 16 सही 2/3% आ जाएगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है 2/3, 4/9 और 5/6 का। तो सबसे पहले हम लोग भिन्नों का जो एलसीएम होता है, भिन्न का एलसीएम वह अंशों का
लासा बटे हरों का मासा होता है, हरों का मासा। तो यहाँ पे अंश के रूप में आपको 2, 4 और 5 नज़र आ रहे हैं, और हर के रूप में 3, 6 और 9 नज़र आ रहे हैं। तो 2, 4, 5 का जो एलसीएम होता है वो आपका 20 होता है, और 3, 6, 9 का जो एचसीएफ होता है वह आपका 3 होता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। 2/3, 4/9 और 5/9 का जो एलसीएम होगा वह 20/3 होगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है वो आपको बताना है। 18, 15, 14 या 16। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग संख्या जो है ये 54 है, इसमें हम लोग 3 क्रमागत पूछी गई, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे और जो उत्तर आएगा वह हमारी बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो 54/3, तो यह आपका 18, 3 54, यह आपका 18, और यह जो 18 आएगी यह बीच वाली संख्या हमेशा आएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और यहाँ पे सम पूर्णांक पूछ रहा है, तो 18 से पहले जो सम पूर्णांक होगा वह 16 हो जाएगा, और 18 के बाद जो है यह 20 हो जाएगा। हम अपने उत्तर के सही जांच के लिए हम चेक करेंगे 16, 18, 34 और 20 54। तो इसके सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी वह आपकी 16 हो जाएगी। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगर मिडल वाली संख्या पूछता तो 18 होता, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आपका उत्तर वो आपका 20 होता। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। इसी संबंधित अगला प्रश्न है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। इसमें भी हम लोग 3 से भाग देंगे तो यह आपका 29 आ जाएगा, और इसमें बीच वाली ही संख्या पूछी जा रही है, तो हमारा उत्तर 29 सही है। इसका जो दूसरा ऑप्शन वह सही है। यहाँ पे क्रमागत पूछ रहा, क्रमागत एक कम आप रखेंगे तो यह 28 हो जाएगी संख्या, और एक बढ़ाएंगे तो यह आपके 30 हो जाएगी। इनका आप योगफल करके देख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है। तो यह 28 और 29 का जो योग होगा वह 57 होगा, 57 में 30 जोड़ देंगे 87 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन दूसरा सही है, वह संख्या आपकी 29 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग भी अन्य किताबों से प्रैक्टिस करिएगा। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। आपको समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। 80 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर या 64 सेंटीमीटर है। जिनको उत्तर आ रहा अपने वह उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वह 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यहाँ पे d1 और d2 जो है वह समचतुर्भुज के क्रमशः विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण हमें पता है, विकर्ण जो है वो 32 और 24 है। तो यहाँ पे 32 का वर्ग कर देंगे हम लोग, 32 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, तो 1/2 √32 का वर्ग आपका 1024 हो जाएगा, और प्लस 24 का वर्ग जो होगा 576 हो जाएगा। तो यह टोटल 1600 हो जाएगा। टोटल करेंगे हम लोग तो यह आपका 1600 हो जाएगा, और 1600 का जो वर्गमूल होगा वह 40 होगा, और 1/2 × 40 बराबर आपका 20 हो जाएगा। यह जो 20 सेंटीमीटर आपके यह समचतुर्भुज की हमें भुजा प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज के सभी जो भुजाएं वह बराबर होती हैं। तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप समचतुर्भुज जो परिमाप होता है वह 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा, भुजा में पता है 4 गुणे भुजा बराबर 20, अर्थात 80 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा समचतुर्भुज का। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे। भुजा बराबर होता है 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। d1 d2 जो है या समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो 32 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यह 1600 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग 40 आ जाएगा, जिसे 1/2 करने पर वह 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा प्राप्त होगी। तो हम लोग समचतुर्भुज जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, तो इसमें 4 × 20 करेंगे तो 80 सेंटीमीटर ये आपका समचतुर्भुज के परिमाप ज्ञात होगा हम लोगों को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। आपको प्लाट का परिमाप बताना है। 80 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर या 95 मीटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
यहाँ पे अनुपात दिया है, तो ये रेशियो मान लीजिए x मान लेते हैं हम लोग। तो जो क्षेत्रफल होगा वह 5x गुणे 4x बराबर यह 500 वर्ग मीटर के बराबर होगा। तो यह 500 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये 5 से काट देंगे, 100 हो जाएगा, फिर 4 से काट देंगे, यह आपका 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर जो है वह 25 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो जो भुजा प्राप्त होगी हमें, तो इस 5 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये भुजा प्राप्त होगी आपको। एक भुजा 25, दूसरी आपके 20 है। हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई आपके 25 और चौड़ाई 20, तो यह आपका 45 दूनी 90 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। सबसे पहले हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई निकालेंगे जो 500 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो जो भुजा में प्राप्त होगी वो 25 और 20 प्राप्त होगी। और परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का दूना कर देंगे हम लोग, तो वह आपका परिमाप ज्ञात होगा आयत का। तो यह आपका 90 मीटर आ जाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर जो है वह क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में पता है, तो हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा बराबर यह अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल 225 दिया है, हम यहाँ भुजा 1 मान लेते हैं इसको। तो 225 कर लेते हैं, ये आपका 15 आ जाएगी। भुजा 1 15 आ जाएगी। और हम तो दूसरी भुजा भी ज्ञात करेंगे, भुजा 2 मान लेते हैं इसे। यह अंडर रूट 256, तो 256 यह 16 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार हमें भुजा 1 और भुजा 2 प्राप्त हो गई 15 और 16 के रूप में। यहाँ पे वर्ग का परिमाप का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है वह 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। और यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, तो यह 4 दोनों बार कैंसिल, दोनों जगह जो कैंसिल हो जाएगा। भुजा 2 कर देते हैं, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा 1 अपान भुजा 2, तो यह 15 अनुपात 16, इसका जो उत्तर सही हो जाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। अर्थात किसी भी वर्ग की जो भुजा होती है उसके परिमाप भी उसी अनुपात में होते हैं। जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप के अनुपात दोनों बराबर होते हैं। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यदि विज्ञान में 1000 छात्र हों तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितनी ज़्यादा है। यह टोटल जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। और यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल जो है वह विज्ञान में बना है। यहाँ से हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यह 1000 के बराबर है। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है वह आपके 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है वाणिज्य के छात्रों की संख्या, वाणिज्य में कुल कितने डिग्री है, वह 65 डिग्री। तो 65 डिग्री जो वैल्यू आ जाएगी वह 650 आ जाएगी। और बात करते हैं विधि के, तो विधि में कुल 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो विधि में कुल 450 स्टूडेंट हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितनी है, ज़्यादा है। इनका अंतर निकालेंगे हम लोग, तो यह आपका 200 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। अगला प्रश्न है, यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो विज्ञान तथा कला के छात्रों का अनुपात कितना है। तो हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं कि विज्ञान का जो एंगल है वह 100 डिग्री है और कला का जो छात्रों जो अनुपात है और जो एंगल है वह 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को अनुपात निकालना है। तो यह है आपका 1000 छात्र इसमें हो जाएंगे और 1200 इसमें हो जाएंगे। तो यह इधर कैंसिल हो जाएगा, तो यह 5:6 आ जाएगा। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। एक बार हम लोग इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। 1000 छात्रों को प्रवेश मिला है विज्ञान में, तो विज्ञान में कुल 100 डिग्री का एंगल बन रहा है और कला में 120 डिग्री का है। तो 100 डिग्री का एंगल 1000 के बराबर है, तो 120 का तो 1200 हो जाएगा अपने आप।
तो यह दोनों कैंसिल कर देंगे हम लोग, 2 से काटने में 5:6 हो जाएगा। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। अगला प्रश्न है, यदि विज्ञान में 1000 छात्रों को प्रवेश मिला है तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 100 डिग्री का जो वैल्यू है वह 1000 है और टोटल जो है एंगल जो बनता है वह 360 डिग्री का। तो हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू निकाले हैं, 10 आया है, तो 360 डिग्री जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 360 डिग्री की, तो 360 × 10 कर देंगे तो ये आपका 3600 के बराबर आ जाएगी। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।